तो चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, है ना। एंगुलर मोमेंटम, जिसको कि हम वेक्टर एल से शो करते हैं, ऑफ ए पार्टिकल। पहले समझो कि एक पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। उसके लिए मान लो कि ये एक पॉइंट है O और ये पॉइंट फिक्स्ड है, ठीक है, ये पॉइंट फिक्स्ड है। अब यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसका नाम हमने बेसिकली A दे दिया है। इस पार्टिकल का मास है मान लो m, और ये पार्टिकल इस पर्टिकुलर मोमेंट पर इस डायरेक्शन में v के वेलोसिटी से चला जा रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया, आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि इस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम आप लिख सकते हो। तो लीनियर मोमेंटम कितना हो गया, लीनियर मोमेंटम कितना हो गया, ये होता है वेक्टर p इक्वल्स टू m वेक्टर v। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बहुत आसान सा होता है। अच्छा, इससे हम लोगों ने क्या देखा, इससे हम लोगों ने ये देखा कि जो डायरेक्शन v का होगा वही डायरेक्शन p का होगा। तो इन दोनों के डायरेक्शन जो है ना सेम हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इट मीन्स कि हमारे पार्टिकल में एक लीनियर मोमेंटम है जिसका डायरेक्शन भी इसी p के अलोंग है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको मार्क कर देता हूँ कि ये देखिए, ये इसका लीनियर मोमेंटम है। लेकिन बात तो हमारी एंगुलर मोमेंटम की हो रही थी और हमने आपको लीनियर मोमेंटम का कहानी स्टार्ट कर दिया। तो घबराओ नहीं, यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ो और ये मान लो कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पर यहाँ से यहाँ तक ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है पोजीशन वेक्टर। किसका, इसी, है ना, इसी पार्टिकल का। तो ये पोजीशन वेक्टर है r, ठीक। पहले मैं लिख देता हूँ, r क्या है, r है पोजीशन वेक्टर किसका, ऑफ मास, ठीक, मतलब पार्टिकल कह लीजिए। किसके रिलेटिव में, किसके मतलब रिलेशन में, तो आप लिखोगे रिलेटिव टू फिक्स्ड पॉइंट O। तो अब हमारे पास दो बातें क्लियर हो गई। एक, मेरे पास फिक्स पॉइंट था, उस पॉइंट के रिलेटिव में हमारा पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है r और पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम है p। अब हम डिफाइन करेंगे एंगुलर मोमेंटम, है ना, एंगुलर मोमेंटम किसका, ऑफ पार्टिकल। वेरी गुड। किसके अबाउट O is given by वेक्टर L इक्वल्स टू R क्रॉस P। ये हम लोग डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली एंगुलर मोमेंटम के लिए हमको चाहिए पोजीशन वेक्टर और हमको चाहिए लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। यहाँ तक तो देखो सही है। अब जरा इसके मेन पॉइंट को नोट के फॉर्म में लिखना स्टार्ट करो। तो पहला नोट देखो, सीधी सी बात है, कोई आपसे कहेगा कि आपने एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम डिफाइन कर दिया और एंगुलर मोमेंटम के बारे में आपने कहा कि वो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब है कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, ठीक है। तो पहला हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम L। इसको डिनोट करोगे सिंपली L से, या आप लोग वेक्टर भी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई वेक्टर है A तो इसके मैग्नीट्यूड को केवल A से दिखाते हैं या फिर मॉड लगा देते हैं ना, ये ऐसे भी लिखा सकते हैं। तो मेरे लिए तो ये ज़्यादा आसान दिख रहा है, तो मैंने सिंपली इसी के हिसाब से वेक्टर L का मैग्नीट्यूड सिंपली L से रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, इसके बारे में क्या ख्याल है, इसका जो वैल्यू हो जाएगा r p साइन थीटा। अब आप कहोगे सर साइन थीटा कहाँ से आ गया ज़बरदस्ती का। तो देखिए, कुछ भी चीज़ ज़बरदस्ती का नहीं है। हम लोग वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट
टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये पढ़ा था, देखिए कि बेसिकली जो थीटा है वो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर r एंड लीनियर मोमेंटम p। और अगर बाय द वे कभी किसी क्वेश्चन में आपको ये बता दे कि थीटा इज एंगल बिटवीन r एंड v वेयर v इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो भी बात सही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो जो डायरेक्शन v का है वही डायरेक्शन p का भी है। तो यहाँ थीटा की बात आधा क्लियर हो गया। अब बाकी बचता है, देखिए आधा का मतलब ये हो गया कि आपको क्लियर ही नहीं है कि कैसे एंगल मेजर करेंगे। तो एक जैसे देखो ये चीज़ है, कोई कहेगा कि देखो यार अगर मैं वेक्टर r का डायरेक्शन ऐसे लेता तो ये एंगल भी हम ले सकते थे थीटा, और हम ये एंगल भी ले सकते थे थीटा। तो कौन सा एंगल हम थीटा लेंगे? उसके लिए बहुत सिंपल सा टेक्निक है। वो टेक्निक आपके कन्फ्यूजन को कंप्लीटली दूर कर देगा। वो क्या टेक्निक है? टेक्निक ये है कि जो वेक्टर r है वो कैसा है, उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। ट्रांसलेट करने का मतलब है कि मैं इसके लेंथ को बिल्कुल चेंज ना करूं, इसके डायरेक्शन को बिल्कुल चेंज ना करूं, इसको लेकिन खिसका सकता हूं। तो मैंने इसको ऐसा खिसकाया कि इसका जो टेल है ये अपने वेक्टर v या कहिए वेक्टर p के टेल के साथ कोइंसाइड कर रहा है इसे। तो दोनों का टेल एक जगह मिल गया। अब इनके बीच में जो एंगल बनता है एक्यूट वाला, तो छोटा वाला कहिए, वही जो है P और R के बीच का एंगल हो गया। तो एंगल मेजर करने का ये चीज़ जो है थोड़ा ध्यान में रखना है, यहाँ गलती होने का चांस है। दूसरा देखो बेटा, आपने मैग्नीट्यूड तो कह दिया, अब इसमें यह है कि L की वैल्यू कब कब मैक्सिमम होगी और कब कब मिनिमम होगी। तो पहली बात ये देखो कि अगर मैंने R को फिक्स रखा है, P को फिक्स रखा है, तो L की वैल्यू बेसिकली डिपेंड करेगा साइन थीटा पर, मतलब कि थीटा पर। तो मैं ऐसे कहूँगा कि L की वैल्यू जो होगा वो मैक्सिमम होगा अगर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाए। उस केस में देखिए L जो हुआ आपका है ना, वो कितना हो जाएगा, तो L जो हो जाएगा, चूंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, तो सिंपली जो है L इक्वल्स टू R इंटू पी के बराबर हो जाएगा। और ये काम का है, ये जो अभी हम लोग निकाल रहे हैं पॉइंट्स, उन पॉइंट को यूज करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं नीट में। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं होती है। तो R और P सिंपली ऐसे मैक्सिमम वैल्यू निकल गया। अब कोई कहेगा कि सर P की वैल्यू भी हम रख सकते हैं, तो बिल्कुल रख सकते हैं आप। P की वैल्यू जब रखेंगे आप तो हो जाएगा R ये M इंटू वी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा R लिखो आप, पहले यहाँ पे लिखो R, जगह कम हो रहा है, R P, हाँ R M V। तो L मैक्स की वैल्यू जो है वो सिंपल सा निकल गया। अब कोई कहेगा कि L की मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो पहली बात जरा नोट करो कि यहाँ जो तुमने L लिया है वो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता। तो सीधा सा मतलब हो गया कि हमारे L का मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है। L का मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है। तो मैं आराम से लिखूं L का मिनिमम वैल्यू 0। अब सवाल ये उठता है कि अगर R और P दोनों फिक्स्ड हैं, वो बदल नहीं रहे हैं, तब भाई मिनिमम वैल्यू कब होगा, है ना, मतलब 0 कब होगा? ये तभी पॉसिबल है जब आपका साइन थीटा 0 हो जाए। साइन थीटा कितना हो जाए? 0 हो जाए। और साइन थीटा 0 होने का मतलब हो गया कि थीटा या तो 0 डिग्री हो जाए या थीटा 180 डिग्री हो जाए। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मोमेंटम इस R के एलॉन्ग हो या उसके एंटी पैरेलल हो, दोनों केसेस में हमारे इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड
और उससे रिलेटेड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का यहाँ पे है ना जो पॉइंट था वो क्लियर हो गया। अब चले आते हैं नोट नंबर 2 पर। नोट नंबर 2 में देखिए क्या है, अभी अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एल तो वेक्टर है, और जब एल वेक्टर है तो हमने उसका भैया मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब जब मैग्नीट्यूड निकाल लिया तो डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। तो डायरेक्शन के लिए देखिए क्या क्या करते हैं हम लोग, ये देखिए डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एल। उसको समझने के लिए एक छोटा सा काम करो, और छोटा सा काम ये है कि एक प्लेन कंसीडर करो। ये देखो, ये हमने इसे प्लेन कंसीडर किया। ये ऐसा प्लेन है जिसमें हमारा वो फिक्स पॉइंट O मौजूद है, और जो पोजीशन वेक्टर था R वो भी इसी में है, और जो वेलोसिटी या फिर आपने जो मोमेंटम कहा था लीनियर मोमेंटम वो भी इसी प्लेन में है। तो तीनों चीज एक ही प्लेन में है। अब आप टेक्स्ट बुक देखोगे या कोई गाइड देखोगे तो उसमें लिखा होता है कि ये प्लेन ऐसा है जिसमें R और P है, ठीक है। तो नोट ये करो, R अगर इसमें हो है तो P भी इसी में होगा। अब चले आओ थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट पर। तुमने जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था, ये पढ़ा था A क्रॉस B, तो इसमें पढ़ा था कि इसका भाई मैग्नीट्यूड तो ए बी साइन थीटा होता है, जहाँ थीटा ए और बी के बीच का एंगल है। लेकिन जब इसका हम डायरेक्शन लिखते थे तो हम राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करते थे या फिर राइट हैंड थंब रूल यूज करते थे। तो राइट हैंड स्क्रू रूल या थंब रूल एक ही चीज़ है, उसको मतलब एक ही चीज़ को दो तरीके से समझाने का है ना, मतलब वो आइडिया है। अब देखिए कैसे यूज करते हैं हम। यहाँ पे देखिए अपना जो एंगुलर मोमेंटम है L वो R क्रॉस P के बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि जो हम A क्रॉस B में इसका डायरेक्शन देखने के लिए थंब रूल या स्क्रू रूल यूज करते थे, यहाँ भी हम वही यूज करेंगे। क्या क्या होगा और कैसे कैसे यूज करते थे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो पहला वेक्टर है, पहला वेक्टर क्या है, पहला वेक्टर है देखिए R, उसकी तरफ अपने राइट हैंड के चारों उंगली को आप ऐसे रखोगे और इन चारों उंगली को फिर टर्न करोगे थ्रू द एंगल बिटवीन R एंड P टूवर्ड्स P, ऐसे है ना, जैसे ये R है और P की तरफ ऐसे टर्न करोगे। तो ऐसा करते वक्त जो आपके थंब का डायरेक्शन होगा वो बेसिकली R एंड P का डायरेक्शन होगा। तो इस केस में देखो, इस केस में देखो तुम्हारा जो डायरेक्शन हुआ, तुम्हारा जो डायरेक्शन हो गया L का A इस डायरेक्शन में हो गया। अब आप कहोगे कि सर ये सब बड़ा परेशानी वाली बात है, याद कैसे करूं मैं? तो याद बात नहीं करना है, एक छोटा सा जो है ट्रिक याद रखना है, उससे आपका सारा काम बन जाएगा। उसके लिए क्या करो, आप एक छोटा सा बहुत सिंपल सा क्यूब या क्यूबॉइड ऐसे ले लो, ठीक, ले लिया आपने। अब उसके बाद ये जो है ना, इसको बना दो ओरिजिन, इसको बना दो एक्स एक्सिस, इसको बना दो वाई एक्सिस, इसको बना दो जेड एक्सिस, बस को समझने के लिए है। तो अगर आपका इस डायरेक्शन में R है, इस डायरेक्शन में P है, तो इस डायरेक्शन में L हो जाएगा। अगर ये ट्रिक आपके काम का है तो इसको आप आराम से नोट में लिख लेना और यूज करना। देखो कोई खास मतलब है नहीं ये। और वैसे भी वेक्टर के चैप्टर में आपने काफ़ी क्वेश्चंस किए होंगे इस टाइप के। अच्छा, दूसरी बात ये है देखिए कि जब हम न्यूमेरिकल करने लगेंगे तो हमने ये देखा कि भाई R और P के परपेंडिकुलर हमारा जो है L का डायरेक्शन है, और इस प्लेन के या किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर सिर्फ दो ही डायरेक्शन हो सकते हैं। तो अगर मैंने इस डायरेक्शन में जो L है उसके मतलब डायरेक्शन दिखाने के लिए इसको पॉजिटिव साइन से डिनोट किया है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो L होगा उसको नेगेटिव डायरेक्शन से मतलब नेगेटिव वैल्यू से डिनोट कर देंगे।
तो यहाँ हमारे पास जो वेक्टर का हेडक था वो भी खत्म हो जाएगा। खैर वो क्या है इसका प्रॉपर एप्लीकेशन, जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तब हम वहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे। तो क्या देखा आपने, वेक्टर एल कैसा होगा, इट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड पी, ठीक, एंड गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल, दोनों में से कोई भी एक रूल जो हम पहले आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं उसको यूज करके आप एल का डायरेक्शन निकाले जाएंगे। दूसरी बात कि जब कभी न्यूमेरिकल करेंगे आप तो कई बार ऐसा होगा कि चूंकि हमारा एल का 2 ही डायरेक्शन पॉसिबल है, तो एक डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव मानते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेंगे, और इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस में वेक्टर का हेडक खत्म हो जाएगा, हम न्यूमेरिकल सिंपली कर पाएंगे। चलिए